Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. ग्रेड 11 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मंडे से आपके असेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और आपको पता है कि ग्रेड 11 के सेकंड टर्म में सिर्फ एक ही असेसमेंट होते हैं, तो दिस इज़ प्रोबेबली योर लास्ट असेसमेंट ऑफ योर स्कूल लाइफ। और इंशाल्लाह फिर मार्च में आपके मॉक्स होंगे और फिर आपके अप्रैल में जो है वो सीआई एग्जाम्स है। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इंशाल्लाह इस वीडियो में असेसमेंट की डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी इंशाल्लाह वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। डू वॉच दिस वीडियो। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लेना। लेट्स जस्ट बिगिन विद द असेसमेंट डिटेल्स। द फर्स्ट डिटेल इज अबाउट द मार्क्स। 25 मार्क्स का आपका असेसमेंट है और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। कैलकुलेटर इज अलाउड बट यू हैव टू शो ऑल द नेसेसरी वर्किंग, क्योंकि एवरीडे मैथमेटिक्स जो है वो आपके असेसमेंट में इंक्लूडेड है टॉपिक। तो उसमें ये होता है कि 2 या 3 मार्क का जो है वो क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए वर्किंग जो है वो आपको शो करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि एवरीडे मैथमेटिक्स के P2 के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मतलब घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, तो कैलकुलेटर अलाउ होने के बावजूद भी वो क्वेश्चन काफ़ी टफ होता है। तो टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव 3 टॉपिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन है सबसे पहला, उसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स और फिर नंबर सीक्वेंस और पैटर्न है। ये मैंने जो है जिस ऑर्डर में लिखे है ना, वेटेज भी बिल्कुल इसी तरह है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है। 10 to 15 मार्क्स आप समझ लो कि ट्रांसफॉर्मेशन की वेटेज हो सकती है। उसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स की वेटेज जो है वो 5 to 10 मार्क्स की हो सकती है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा नंबर सीक्वेंस और पैटर्न है, तो ये आपके पास जो है ना वो 4 to 6 मार्क्स का हो सकता है। इसी तरह जो है वो वेटेज रखी गई है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन जो है उसमें आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो फिलहाल हमने असेसमेंट में नहीं डाली है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा जो 4 चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है और इन्लार्जमेंट है, ये चारों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से करनी है। इसमें जो डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसकी भी बड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये देखना होता है कि भाई अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने के लिए लिखनी पड़ती हैं, वो लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं और वो बोले कि डिस्क्राइब करो, तो रिफ्लेक्शन में आपको रिफ्लेक्शन लिखनी पड़ेगी और फिर लाइन ऑफ जो वो है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन है वो आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी, वरना आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ट्रांसलेशन में यू हैव टू राइट द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, जो कॉलम वेक्टर होता है वो लिखना पड़ेगा इसमें आपको। रोटेशन में आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इन 3 के बगैर आप रोटेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वो चीज़ भी याद रखना कि सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और वो बाइसेक्टर जहाँ मीट करेंगे वही सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है, या अगर ग्रिड पे बने हुए हैं तो फिर मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लो, तो उससे जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिल जाती है इक्वेशन। और इसके अलावा इन्लार्जमेंट है। इन्लार्जमेंट में आपको स्केल फैक्टर बताना पड़ता है, सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट बताना पड़ता है। सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट के लिए आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से लाइंस ड्रॉ करो, वो जहाँ लाइंस मिलेंगी वही आपका सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, शॉर्टकट्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो ग्रिड्स पे अप्लाई होते हैं और उसके बाद ही जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। एवरीडे मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। एवरीडे मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका फोकस जो है ना वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मनी प्रॉब्लम्स, उस पर रखो। परसेंटेज इंक्रीज का टॉपिक करो अच्छी तरीके से, परसेंटेज डिक्रीज, इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला ऐसा है कि इससे हर तरह की परसेंटेज निकल जाती है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज सेविंग, परसेंटेज डिस्काउंट। तो बस ये डिफरेंस निकालो, डिफरेंस को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100। इसके अलावा जो है वो टैक्स, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट आती है, तो ये जैसे सैलरी इंक्रीमेंट है, टैक्स है, कमीशन है, इसमें है जो परसेंटेज है वो 100 से ज़्यादा हो जाती है। लॉस है, डिस्काउंट है, इसमें परसेंटेज 100 से कम हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, टाइम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक ट्रेन इतने बजे निकली है और इतने बजे पहुंचेगी, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम जैसे, तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि वो असेसमेंट में जो है वो हमने इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट्स आपको करनी है अच्छी तरीके से। वो जो मतलब इंस्टॉलमेंट में इस तरह होता है कि भाई इतने पैसे देने हैं, तो डाउन पेमेंट इतनी कर दी, फिर इंस्टॉलमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये एवरीडे मैथमेटिक्स में अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना।
पास पेपर से इनकी प्रैक्टिस करो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और फिर ये चीज़ देख लेना, अगर 1 मार्क का है तो फिर वर्किंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 मार्क से ज़्यादा का क्वेश्चन है तो यू हैव टू डू ऑल द वर्किंग, क्योंकि बच्चों की कुछ आदत होती है कैलकुलेटर यूज़ करते हुए वो वर्किंग को मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते, फिर वहाँ उनके मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर ट्रांसफॉर्मेशन में वर्किंग की ज़रूरत है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये है कि अगर आप वर्किंग नहीं करोगे तो आपके आंसर जो है ना वो गलत होने का चांस होगा, और अगर गलती कर भी दी तो फिर आप वर्किंग नहीं करोगे तो उसको पकड़ोगे कैसे। तो इसीलिए जो है वो मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार वर्किंग कर लो, ताकि अगर गलत भी करो तो कम से कम एक बार वर्किंग को देख के आप अपनी गलती पकड़ सकते हो। वर्किंग के बगैर आप खुद को ही आपको आइडिया नहीं होगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, और ज़्यादातर ये होता है कि आपको जो है वो शॉर्टकट्स अप्लाई करने होते हैं, स्वैप करना होता है, साइन चेंज करना होता है। वो बेटर होता है कि आपके सामने चीज़ लिखी हो ना, तो आप उसको जो है वो अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वर्किंग नहीं करनी तो आप ना करो, लेकिन वर्किंग के एज सच कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये है कि वो करना ज़रूरी होती है, उससे मिस्टेक्स जो है ना वो कम होती हैं। बाकी है कि नंबर सीक्वेंस और पैटर्न में हमारे पास दो ही थी, लीनियर सीक्वेंस थी और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस थी। और पैटर्न में ये प्रॉब्लम होती है कि पैटर्न का कोई फॉर्मूला नहीं है। पैटर्न आपको पता है, उसमें वर्टिकल पैटर्न भी आता है। हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जिसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो होती, तो उस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। वर्टिकल पैटर्न जो है ज़्यादातर वर्टिकल पैटर्न ही होता है। अगर आपके पास रो वाले ये जो सवाल होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये इसमें वर्टिकल पैटर्न होता है, ऊपर से नीचे एक चीज़ आ रही होती है। तो वो सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। नंबर सीक्वेंस में दो ही है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। वो आपको बिल्कुल उसी तरह करनी है। एनिट टर्म निकालनी होगी, या कोई टर्म दे देगा उस पे बताना होगा कि उसकी लोकेशन क्या है, या कोई टर्म देके आपको लोकेशन मतलब एन की वैल्यू देके आपसे टर्म पूछ लेगा। तो नंबर सीक्वेंस और पैटर्न में जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा वेटेज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, उससे कम वेटेज एवरीडे मैथमेटिक्स की है, और फिर सबसे लीस्ट जो वेटेज है वो नंबर सीक्वेंस और पैटर्न की है। 25 मार्क्स का आपका असेसमेंट है। कैलकुलेटर अपने साथ रख लेना, ज्योमेट्री बॉक्स रख लेना, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वगैरह कभी कभार बनाने पड़ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ज्योमेट्री बॉक्स भी जो है वो अपने साथ रख लेना। यही इन्फॉर्मेशन थी जो तुम लोग के साथ शेयर करनी थी। बाकी दुआओं में जो है वो याद रखो, ख्याल रखो, क्योंकि वायरल आया हुआ है भाई, काफ़ी सारे लोग बीमार हैं। और प्लस ये है कि तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए भी दुआ करो, अल्लाह पाक उन पे भी रहम करम फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी मेरे साथ शेयर करना। मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करके तुम्हारी क्वेरीज को क्लियर करूँगा। बाकी है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और अपने टीचर्स को खुश कर दोगे, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट असेसमेंट। इसके बाद फिर हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। तो give your best and score as many marks as you can. Until then, take care. Allah Hafiz.